ये राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी पंचनद शोध संस्थान द्वारा परम श्रद्धेय नानाजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित की गई है। आदरणीय दीपक जी, आदरणीय प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुठियाला जी, डॉक्टर आरपी तिवारी जी अपने साथ जुड़ने वाले हैं। पहले सागर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा में है। डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य जी, प्रदीप तिवारी जी, दयानिधि उर्मलिया जी और भी जो इस पंचनद शोध संस्थान के माध्यम से स्वदेशी स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर आज अपने संगोष्ठी में उपस्थित हैं। ऐसे सभी बहनों और भाइयों नाना जी के जो चाहने वाले हैं, उनको प्रेम करने वाले हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऐसे का मतलब परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने स्वदेशी स्वावलंबन इस विषय पर प्रारंभ से ही इस विषय पर काम करना शुरू किया था। बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने के कारण उनका जो बचपन बीता वो गांव में बीता और इस कारण से गांव से उनका बहुत अधिक लगाव था और गरीबी उन्होंने बहुत अधिक देखी थी। उनकी माँ का देहांत हुआ और वो अतिथियों का स्वागत नहीं कर पाए, इस कारण से वो उन्होंने गरीबी भी देखी। वो गरीबी में से किस प्रकार से हमें ऊपर निकल करके और एक स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करना है, जिससे हम एक स्वाभिमानी जीवन व्यतीत कर सकें, इस दिशा में बाल्यकाल से ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, उनकी जो हाई स्कूल तक की पढ़ाई पिलानी से हुई, उसके बाद में वो प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और काम में कानपुर, गोरखपुर जो भी क्षेत्र मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साथ रहने के कारण से दोनों की जो विचारधारा थी, विचार प्रवाह था, वो एक ही दिशा में आगे जा रहा था। और स्वदेशी की बात आजादी के बाद से लगातार, आजादी के पहले भी जो स्वदेशी आंदोलन चले, बाद में भी जिन बातों पर जोर दिया गया महात्मा गांधी जी के कारण, और उसमें स्वदेशी की बात और स्वावलंबन की बात हर समय रही। लेकिन जैसे ही सरकारें बदली, कांग्रेस की सरकारें आई, नेहरू जी पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, और उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने गांव को छोड़ करके, स्वदेशी को छोड़ करके, स्वावलंबन को छोड़ करके और ये दुनिया में क्या चल रहा है उस पर देखना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे गांव छूटते चले गए। ग्राम विकास की जो बातें थी वो पीछे रहती गई और धीरे धीरे हम महानगरों की तरफ आगे बढ़ते गए। महानगरों का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा। हमारे अंग्रेजों के समय पर भी जो उन्होंने भवन बनाए, जो रेल यातायात बनाए, जो बाकी सुविधाएं बनाई, वो भी महानगरों के काम में आई। गांव को उनका कम लाभ मिला, चाहे वो सिंचाई परियोजनाएं रही हो, पर जो भी कुछ सोचा गया वो बड़े बड़े शहरों के हिसाब से सोचा गया, जबकि जो आपूर्ति थी शहरों में, चाहे वो दूध की आपूर्ति हो, चाहे अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, मसाले की आपूर्ति हो, गांव से होती थी। चाहे कपास, कपड़ा बनने के लिए आवश्यकता हो, गांव से पहुंचता था। तेल की आवश्यकता पूर्ण होती थी। जो भी आवश्यकताएं थी हमारे गांव पूरा करते थे और गांव स्वयं पूर्ण थे, स्वावलंबी थे। इसीलिए गांववासी और गांव के लोग स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे जब गांव की तरफ से अनदेखी होना शुरू हुई और शहरों की तरफ जाना शुरू हुआ, हमारे गांव पिछड़ते चले गए। गांव के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। दिन प्रतिदिन गांव के ऊपर बोझ बढ़ा और गांव खाली होते गए। गांव से शहर के तरफ लोग पलायन किए। कुछ शिक्षा के कारण गए, कुछ रोजगार के लिए गए, कुछ व्यवसाय के लिए गए, कुछ उद्योग धंधों के गए। लेकिन जो हमारी 75-80% आबादी उस समय जो गांव पर थी या गांव पर जिनकी निर्भरता थी, वो निर्भरता धीरे धीरे, गांव पर निर्भरता तो बढ़ी लेकिन गांव की जनसंख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। वहां के संसाधन कम होने लगे, संसाधनों का अभाव होने लगा, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, खाद, बीज, किसी भी प्रकार की जो जरूरत थी वो जरूरत हमारी कम होती गई और हमें आवश्यकता गांव के लिए ज्यादा हुई, लेकिन ध्यान शहर की तरफ गया। हमने हरित क्रांति की, विश्वविद्यालय बनाए, बड़े बड़े शोध संस्थान बनाए। स्वामीनाथन जी, एमएस स्वामीनाथन जी ने काम किया। हमारा उत्पादन बढ़ा, लेकिन उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ा, जिसका पंजाब और हरियाणा और आज तो संपूर्ण देश इस बात को भुगत रहा है कि हमारी मिट्टी खराब हो गई। मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है वो उपजाऊ शक्ति कम हो गई, क्योंकि कीटनाशक और रासायनिक खादों का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से पानी फ्लड इरिगेशन के द्वारा खेतों में दिया गया,
उपजाऊ शक्ति तो बढ़ी, उत्पादन तो बढ़ा, हमारे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास में उत्पादन हरित क्रांति से बढ़ा, श्वेत क्रांति से दूध का उत्पादन बढ़ा, लेकिन हम अपनी देसी गाय को भूल गए, देसी खाद को भूल गए, देसी बीज को भूल गए, और हम निर्भरता शहर की तरफ और बीज निर्माण कंपनियों की तरफ हमारी निर्भरता। जो खाद बीज हम अपने घर में बना लेते थे, जो हम कपड़ा घर में बना लेते थे, जो हम अपने खाने पीने की चीजें अपने घर पे बना लेते थे, उसके लिए हमें शहरों के ऊपर निर्भर होने लगा। और आज पिछले 25-30 वर्षों से तो देखने में ये आ रहा है कि हमें बीज भी खरीदना पड़ रहा है, खाद भी खरीदनी पड़ रही है, सोसाइटी उनके लिए काम कर रही है, पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग उस ढंग से, जो काला धंधा है, जो व्यापार है, जो इस ढंग से चल रहा है बीज निर्माण कंपनियों के द्वारा, हाइब्रिड के द्वारा, उसके अलावा भी अब जेनेटिक और ज्यादा उसके ऊपर काम शुरू हो गया, और जिसका नुकसान हमारा जो गांव का गरीब था, जो वहां गांव में रहने वाला था, उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि नगद पैसा देकर उसको बीज लेना पड़ रहा है, नगद पैसा देकर उसको खाद लेना पड़ रहा है। वो नगद खाद बीज के लिए उसको जमींदारों के पास नहीं तो बैंकों के पास जाना पड़ा, और उसके कारण से वो कर्ज के बोझ के तले दब गया। राजनीतिक नेताओं ने, नेतृत्व ने उसका लाभ लिया, और हर समय कर्जा माफी, बिजली माफ, कर्जा माफ, इस प्रकार से करके और सत्ता में आते रहे। लेकिन गांव का जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था, गांव को जिस प्रकार से स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और हमारी निर्भरता बढ़ती चली गई, सरकारों के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली गई। जो भी काम है वो सरकारें करेंगी, समाज नहीं करेगा। जो काम समाज करता था, जिसकी चिंता समाज करता था, चाहे वो हमारे वृद्धजन हो, चाहे हमारी धर्मशालाएं हो, चाहे हमारे घाट हो, मेले हो, तीज हो, पर्व हो, त्योहार हो, परंपराएं हो, ये सब समाज करता था। और समाज पीछे हट करके जब इन कामों को सरकारों ने करना शुरू कर दिया, चाहे मेले, पर्व, त्योहार, उत्सवों का आयोजन, तो करोड़ों रुपया इस पर व्यय होने लग गया। जिस चीज की जिम्मेवारी सरकार, समाज सहज रूप से लेकर के, और समाज के उद्योगपति, व्यवसायी सहज रूप से लेकर के जिनको काम करते थे, उन चीजों के लिए सरकारों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और हमारे जो असंतुलन था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो असमानता थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। शहर और गांव में दूरियां भी बढ़ती चली गई, और गांव गरीब होते चले गए। शहर के लोग, जब शहर पर बोझ बढ़ा शहर में रहने वालों के, तो फिर ईएमआई आ गया, लोगों को वहां भी कर्जा लेना पड़ गया, वहां पर भी पीने के लिए पानी का पैसा देना पड़ा, बिजली के लिए पैसा देना पड़ा, घर खरीदने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ा। और शहर में भी जो लोग पहुंचे वो भी दुखी, और गांव में भी जो रह रहे वे भी दुखी। एक समय ऐसा आ गया 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, और उस समय परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने ये महसूस किया, और संपूर्ण देश में प्रवास करके जन जन में ये बात बिठाई कि हमें जो भी करना है वो अपने बलबूते करना है, हमें भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है, हमें जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगानी है, हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें दुनिया से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जरूरत नहीं है, हमें स्वयं आगे बढ़ने की जरूरत है। जनता पार्टी की सरकार बनी, नानाजी देशमुख जी को मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार किया। उन्होंने कहा परम आदरणीय अटल जी, अडवाणी जी मंत्रालय रहेंगे, मंत्री रहेंगे, हम तो संगठन के हैं, संगठन के लिए काम करेंगे। और 60 वर्ष की आयु के बाद में हम सभी को, युवाओं को आगे आकर काम करने का अवसर देना चाहिए, इसलिए हम राजनीति से समाज के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने राजनीति से छोड़ करके समाज के काम में, वो 78 में ही लोकसभा के सांसद जिस क्षेत्र से चुन करके गए थे, ऐसे पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्र, जो भारत का उस समय पिछड़ा और अभावग्रस्त गोंडा जनपद था, जिसमें 25 से 26 विकास खंड उस समय होते थे, इतनी बड़ी जनसंख्या का जिला, उस जिले से चुन करके जब नानाजी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिस जनता ने हमें चुन करके लोकसभा में भेजा है, उसके लिए हमें काम करना है, उसके लिए हमें उसको आत्मनिर्भर बनाना है, उसको स्वावलंबी बनाना है, उसको स्वाभिमानी बनाना है। और गांव गांव साइकिल से घूमे, पैदल घूमे, अध्ययन किया, लोगों से मिले, बातचीत किए, तो उन्होंने देखा और पाया वहां पर जमीन बहुत अच्छी है, जमीन के अंदर भूजल भी है, लेकिन हम फसल एक ही ले रहे हैं। गांव में गरीब लोग रह रहे हैं एक फसल लेकर के, और फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। उन्होंने जब अध्ययन किया तो पाया कि जमीन के अंदर जो जल है, अगर उसको बाहर लाया जाए और उसको खेतों तक पहुंचाया जाए तो यहाँ पर खुशहाली लाई जा सकती है। उन्होंने प्रयत्न किया, सरकार के साथ मिले, बातचीत की, योजना बनाई, बैंकों से थोड़ी बहुत सहायता दिलाई,
और लोहे के पाइप की जगह उन्होंने बांस का पाइप, उन्होंने देखा था जब नॉर्थ ईस्ट प्रवास पर जाते थे तो वो देखते थे कि वहां बांस का जो आकृति आकार होता था, साइज होता था, वो इतना बड़ा होता था कि उसको फाड़ करके दो करके और हम उसको चैनल जैसा यूज करते थे सिंचाई में। हमें लोहे के पाइप नहीं, बांस के पाइप से भी हम सिंचाई काफी दूरी तक लोग ले जाते थे नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने उत्तराखंड में जब देखा तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं जमीन के अंदर बांस को डालकर देखें, ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, इसको ट्रीटमेंट करके। उन्होंने कारीगर तैयार किया, सुतली से उन्होंने बांस का पाइप बनाया, पंप बनाया और 2-2.5 हजार रुपए में वो पंप तैयार हो गया और उससे सिंचाई होने लगी। आपको आश्चर्य होगा कि 27-28 हजार ट्यूबवेल 2-2.5 वर्षों में पूरे गोंडा जनपद में लग गए और जहां एक फसल होती थी वहां 2 फसल, 3 फसल तक किसानों ने काम करना शुरू कर दिया। लोगों के पास रोजगार हो गए। वहां पर सन सुतली से बांध मशीन लगा करके, सुतली बना करके, जूट बना करके और वो बाहर भेजा जाने लग गया। इतनी तरह की चीजें वहां पर हुई कि जिनके पास में खेती थी, जो खेतिहर मजदूर थे वो खेती के काम में लग गए, जो पशुधन के काम में थे उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, सुअर पालन तक नानाजी ने वहां की इकाइयों में शुरू कराए। ऐसे ऐसे घरों में जाकर के, जिनके गरीब घर थे, जिनके पास रहने की व्यवस्था तक नहीं होती थी, वो अपने पिछवाड़े में सुअर पालन कर सकते थे। तो कैसे सुअर पालन करें वो सिखाया, बताया। वहां गोंडा में जयप्रभा ग्राम में जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में उन्होंने जयप्रभा ग्राम बनाया था। जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी जी की स्मृति में जयप्रभा ग्राम में उन्होंने एक आदर्श ग्राम की कल्पना की और वहां पर खेती के लिए कितने प्रकार की फसलें हो सकती हैं, कितने प्रकार का अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, मसाले, सब प्रकार की। उन्होंने लीची भी वहां ले जाके लगाया, चीकू भी ले जाके लगाया। आज भी हम जाके देख सकते हैं कि जितना अच्छा चीकू कोंकण में होता है, पुणे में होता है, उतना ही अच्छा चीकू गोंडा में भी बाग में देखने के लिए मिल जाएगा। मौसमी मिल जाएगी। वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट जो उन्होंने अफ्रीका से लाया हुआ स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस का एक ऐसा पेड़ लगाया हुआ है जिसकी छाल, पत्ता सब मसाले के काम में आती है। उन्होंने ये महसूस किया कि हम दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, मसाले सब पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, सुअर, सबसे पशुधन से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। गाय भी उन्होंने वहां पे गिर प्रजाति की गाय ले जाकर के रखी, साहीवाल ले गई और वहां पर भैंस भी ले गए। वहां पर उन्होंने क्रॉस ब्रीड करा करके, पहले तो देसी पद्धति से, बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके वहां नस्ल सुधार कराया। पूरे गोंडा बलरामपुर जनपद में नस्ल सुधार के कार्यक्रम चले और पशुधन के उसके स्तर में सुधार हुआ, वृद्धि हुई। वहां पर जो पैदा हुआ फल, सब्जी, मसाले, दलहन, तिलहन, उसका प्रोसेसिंग भी गांव के स्तर पर कैसे हो सके, वहां की महिलाएं, युवा वहां प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र ब्लॉक स्तर पर बने। लोगों को सिखाया गया कि किस ढंग से आपके पास जो खेती है, आपके पास जो फल है, सब्जी है, मसाले है या पशुधन से मिलने वाला है दूध है, उसके आप क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, उनको बनाया। ब्लॉक खंड, उन्होंने विकास खंड स्तर पर खरीद बिक्री केंद्र बनाए और वहां पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने पूरा समय दिया। और इस प्रकार से वहां जयप्रभा ग्राम में ग्रामोदय प्रकल्प के माध्यम से गोंडा जनपद में पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्र में वहां पर रोजगार का भी सृजन होने लग गया। जो बच्चे 10वीं 12वीं पास करके घर बैठे रहते थे, उनके लिए सोचा क्या किया जाए। तब 78, 79, 80 में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान ये उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने IIT जो अपना पहले से ITI वहां पर बनाया और ITI छोटे बच्चों के लिए 10वीं 12वीं पास करके करीब 15-20 ट्रेड्स में वहां प्रशिक्षण चालू हुए। जो बच्चे खेती में नहीं कर सकते थे, जो पशुधन में नहीं कर सकते थे, जो 10वीं 12वीं पास करके घर बैठे हुए थे, उनके लिए ITI से 1 साल 2 साल के कोर्सेज चला के 150-200 लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार से गोंडा बलरामपुर जनपद में ग्रामोदय प्रकल्प के माध्यम से वहां पर अगर धान पैदा होता था तो वो धान का चावल भी काम में आता था, उसका भूसा भी काम में आता था, उसका हस्क से ऑयल भी निकाला जाता था जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्ट्रा। उसका जो अपना पैरा होता था धान का वो भी, और जो गेहूं का भूसा होता था वो भी उस हस्क से। नाना जी उस समय 78, 79, 80s में उन्होंने वहां पर जो धान का पैरा होता है जो बेकार चला जाता है, जिसको हरियाणा पंजाब में चला देते हैं, बाकी जगह छोटी छोटी जगहों पर उसको काम में लेते हैं, उस पैरा से उन्होंने प्लाई बनवाया और प्लाई बना करके, प्लाई बोर्ड बना करके और समाज में कैसे पहुंचाया जा सकता है। एक एक चीज कैसे उपयोगी है, जो खेत की है, जो गोधन से मिल रहा है, जो पशुधन से मिल रहा है, वो कितना उपयोगी है, उसको जान करके, समझ करके उसको
और जितना गांव के उपयोग में आया, गांव में जो गांव के उपयोग से ज्यादा है वो बाजार में कैसे बिक सकता है, बाजार में कैसे जा सकता है, इसके लिए उन्होंने मेला प्रदर्शनी खादी ग्रामोद्योग आयोग से जाके मिलना, बात करना है। स्वयं लखनऊ जाकर डॉक्टर कमल टावरी जो खादी ग्रामोद्योग आयोग के डायरेक्टर थे उस समय, सीनियर आईएएस हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो बताते हैं कि नानाजी खुद फाइल ले लेकर के एक एक दफ्तर आते थे और वहां पर वो कहते थे कि भाई जो हमारा सामान बना है इसको आप खादी भंडारों में या जो आपके सेंटर से वहां बिकवाओ। तो जो गोंडा में, बलरामपुर में जो चीजें विकास खंड स्तर पर जो खरीद बिक्री केंद्र होते थे, जो सामान बनता था, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनता था, उसको उन खादी भंडार के माध्यम से बेचने की परंपरा। एक आदर्श ग्राम, कैसी परिकल्पना कि गांव का गांव में अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपना रोजगार, इस प्रकार से जो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं उनके रोजगार की चिंता करना। और उन्होंने तो सोच लिया था कि भाई हमने अपना एक काम आदर्श ग्राम करके बना के दिखा दिया। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को भी ले गए, नीलम संजीव रेड्डी जी को भी ले गए, वहां पर उन्होंने जमीन में बिठाकर सबको दिखा दिया, करा दिया कि भाई ऐसे होता है, ऐसे किया जा सकता है। हमने तो एक क्षेत्र विशेष में करके दिखा दिया है। अब भारत का योजना आयोग, उस समय योजना आयोग होता था जब 5-5 साल की योजनाएं बनती थी, अब भारत का योजना आयोग योजना बना करके देश भर के संपूर्ण जिलों में जो पिछड़े और अभावग्रस्त जिले हैं या वनवासी क्षेत्र है या गांव है वहां पर कर सकता है। लेकिन समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार हम सब ने अनुभव किया कि जनता पार्टी की सरकार गई, उसके बाद में जो सरकारें आई उनके तरफ से भी उतना ध्यान नहीं दिया गया, सरकारों के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली गई। योजना आयोग 5-5 साल की योजनाएं बनाता चला गया, सरकारें पैसा देती चली गई और हम लोग ये कोसते रहे कि भाई गांव में योजना, गांव के लिए गांव में योजना बनना चाहिए, एसी में बैठ करके योजना नहीं बनना चाहिए। हम बोलते रहे, योजना आयोग पैसा देता रहा, राज्य सरकारों के द्वारा खर्चा होता रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी गई। आज भी देश भर के हर जिले के हर गांव विकास खंड में हम जाके देख सकते हैं कि गांव की बेकार पड़ी जमीन पे 40-50 घर टूटे फूटे पड़े हुए हैं। क्या है साहब? इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा आवास है। अरे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है, घर घर में जो आवास बने, जो उनको सहयोग किया गया है, लोगों के घर दिख रहे हैं, लोगों ने बैंकों में खाता खुला है तो उनके खातों में पैसा दिख रहा है। ये पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये नानाजी ने सिखाया था। और ये 2007 में जब चित्रकूट में काम चल रहा था, उस समय जब हम लोग वहां काम कर रहे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 दिन रह करके सभी कामों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से पानी की व्यवस्था हो रही है। गांव के बनवासी क्षेत्र में 6-6 महीने जहां पानी नहीं होता था, वहां के गांव के लोगों ने कैसे पानी की व्यवस्था की है, कैसे अपनी खेती को 1 फसल से 2 फसल, 2 फसल से 3 फसल तक ले गए हैं, कैसे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हरी ताजी औषधियों से हो रही है, कैसे दादी माँ के बटुए से उपचार हो रहा है। ये सब 2007 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जाकर चित्रकूट में भी देखा। चित्रकूट में नानाजी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद गए थे, वहां पर उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो स्थापना केवल इसलिए की थी कि देश भर में, दुनिया भर में जो भी विश्वविद्यालय है, जो भी पढ़ाई हो रही है, वो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हो रही कि जो गांव की समस्याओं का समाधान करने वाली पढ़ाई हो। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ स्टडी करो, वहां पर पुस्तकें ऐसी करो, वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्राध्यापक हो या विद्यार्थी हो या स्वयं कुलपति हो, कुलाधिपति हो, गांव गांव जाएंगे, काम करेंगे। और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के चारों तरफ 92, 93, 92, 93, 94 चित्रकूट के आसपास के गांव में स्वयं नानाजी जाते थे, कुलपति जाते थे, कुल सचिव जाते थे, डीन, डायरेक्टर सब जाते थे, विद्यार्थी जाते थे और गांव की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से क्या सिलेबस हो, क्या सिनॉप्सिस हो, क्या रिसर्च हो, इसकी बात वो वहां पर करते थे, करवाते थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां वही नरसिम्हा राव जी को जब प्रधानमंत्री थे, नानाजी ने जाके विश्वविद्यालय सौंप दिया, क्योंकि उसमें आर्थिक अड़चन लाना शुरू कर दी थी जो उस समय की सरकारों ने। नानाजी ने कहा विश्वविद्यालय हमने अपने लिए नहीं बनाया, समाज के लिए बनाया है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, गांव में है, प्रभु श्री राम की तपोभूमि है, ऐसी जगह पर हमने विश्वविद्यालय बनाया है, गांव के लिए बनाया है, गांव के बच्चों के लिए बनाया है। हमें चलाना ये जरूरी नहीं, हम आरएसएस के हैं, ये कोई अपराध नहीं, इसलिए हम विश्वविद्यालय को आपको सौंप रहे, आप चलाइए। और उस समय की दिग्विजय सिंह सरकार को विश्वविद्यालय सौंप दिया और दीनदयाल सोच संस्थान के काम में 500 गांव के विकास में, गांव की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर, वहां के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जो काम वहां पर हुआ, उस काम को देखने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आए
उन्होंने भी देखा। हम लोगों ने 16 क्लस्टर ऑफ विलेजेस में प्रथम चरण में 80 गांव में कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, हरा भरा साफ सुथरा विवाद मुक्त गांव हो, ये कल्पना की और वहां करके दिखाया। उसके बाद 150-200 गांव में, फिर 500 गांव में इन चीजों को फैलाया। कभी उतार चढ़ाव आए, सरकारें गई, व्यवस्था बदली, काम हुआ, लेकिन एक तंत्र विकसित हुआ, एक एसओपी बन गई कि गांव में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। अगर कोई भी संस्था करना चाहे तो कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, कई जगह लोहिया गांव योजना, कई जगह अंबेडकर योजना, कई जगह मुख्यमंत्री ग्राम योजना, ऐसे देश भर में गांव के लिए काम हो, इस पर ध्यान गया। ये सब ध्यान गया परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने, जो गांव पर काम करना शुरू किया, गांव की बात करना शुरू की, गरीब की बात करना शुरू की, तो देश के चाहे जो भी राजनीतिक दलों के लोग थे, जो भी नेतृत्व था, सबने इस बात को स्वीकार किया कि हमें गांव के लिए, ग्रामवासी की खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा, वो भी स्वदेशी मॉडल पर काम करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के समय, इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां सब रखी रह गई, सब धरी रह गई। हमारे देश का स्वदेश, हमारे देश का अन्न, हमारे देश का दूध, हमारे देश की सब्जियां, हमारे देश के फल, हमारे देश का कपास, हमारे देश के लोग, हमारे देश की तकनीकी, हमारे देश का विज्ञान काम में आया और उसने सिद्ध कर दिया। और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संपूर्ण देश को एक अनुपम उपहार दिया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत, जो आजादी के बाद तक अभी तक संभव नहीं हुआ था, हम लोगों ने चित्रकूट में वनवासी क्षेत्र के 250-300 वनवासियों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाने के लिए 10 साल संघर्ष किया। और एक केवल कलेक्टर उमराव, एक ऐसा कलेक्टर आए थे कि जिन्होंने उस बात को समझा, उस मर्म को समझा, और 20-20, 25-25, 40-40 साल से जो जमींदार या बड़े लोग उनकी जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे, उनके कागज बना करके दिए। मुख्यमंत्री उस समय फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में वनों के अंदर भी जहां जहां जमीन थी उनको अधिकार दिलाए, उनको जमीनों के कागज दिलाए। और आज का दिन हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। परम श्रद्धेय नाना जी के लिए जो आज उन्होंने उपहार दिया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हम नाना जी के जो चाहने वाले हैं देश और दुनिया में, उन सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम स्वामित्व दिया, प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वामित्व दिया। उसको ये घर है, ये जमीन है, ये खेती है, ये उसका अपना है, उसका अधिकार उसको मिला। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत अभी 1 लाख लोग, और बाकी संपूर्ण देश में, अभी तो प्रयोग के तौर पर हुआ है, संपूर्ण देश में होगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अभी कुछ समय पहले कहा कि अगर हमें अपने देश के गांवों को बनाना है तो नाना जी के प्रारूप प्रादर्श को देख करके, वही प्रारूप जो स्वदेशी है, जो स्वावलंबन पर आधारित है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बना हुआ प्रारूप है, उस पर हमें काम करना चाहिए। और नाना जी को भारत रत्न भी इस देश की सरकार ने दिया। इस देश की सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आदरणीय तिवारी जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर आरपी तिवारी, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, आदरणीय दीपक जी, प्रदीप जी, प्रोफेसर ब्रज किशोर कुटियाला जी, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत काम किया है, डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य जी, ऐसे सभी का पंचरत्न शोध संस्थान पंजाब का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।